सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी जीतेंगे। मेरा नाम है दिनेश गौतम, नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं जीके के महत्वपूर्ण टॉप क्लास के 25 क्वेश्चंस आपके लिए। बेसिकली मित्रों, ये टॉप 25 क्वेश्चंस नहीं है, ये कम से कम 100 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन की व्याख्या मैं करता हूँ, वो लंबे लंबे क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस की डायरी बना लीजिए और इनको लिख लीजिए, याद करिए। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। बोर्ड पर देखिए जरा, हम लोग देखते हैं। इधर से शुरुआत करनी होगी हमें, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बनता चला जाएगा, फिर हम बहुत सारी चीजें लिखते चले जाएंगे। आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष भारत में। इसके बारे में मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद की याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। याद रखना है, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। इन्हीं की याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। यहां से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आप याद कर लेंगे और पेपर में इसका उपयोग करेंगे। इस चीज को हम हटा देते हैं। देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है आज का, विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 31 मई को, अर्थात मई के अंतिम दिन विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो WHO ने की थी, WHO ने की थी, और 1987 से इसका प्रारंभ माना जाता है। विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है 31 मई को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक का आयोजन किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा किस आधार पर बनाई गई थी? संविधान सभा को बनाया गया था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनाया गया था संविधान सभा को। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बनाया गया था संविधान सभा को। संविधान सभा का क्या काम था? संविधान सभा का काम था भारत के लिए एक संविधान तैयार करना। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके बाद एक स्थायी अध्यक्ष बने। स्थायी अध्यक्ष का नाम था, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो बने इनके बाद वो थे राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान तैयार हो गया बनकर, तो राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। याद रखना, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उन्हीं को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था संविधान सभा में। इसी प्रकार भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को ये स्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। एक क्वेश्चन और आता है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अब भी है ये जगह, केंद्रीय कक्ष, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था
कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर को 1946 में हुई थी, इसका जो प्रथम बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? अब उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को अब कहते हैं केंद्रीय कक्ष। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में दी। एक और क्वेश्चन आ गया है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई? तो देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी को। तो पहली बात है 24 जनवरी को हुई। किस सन में हुई थी? सन 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था। इस अंतिम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो आपको याद रखना है 284 लोगों ने इस बैठक में भाग लिया था। जो अंतिम बैठक थी उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? अंतिम बैठक में 284, कुल 284 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी? तो याद रखना है इसमें 15 महिलाएं थी। अंतिम बैठक में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक को हुई 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 284 लोगों ने। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितनी महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो 15 महिला सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया था। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा की जो मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। याद रखना है, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। और याद रखना है शाहजहां जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। शाहजहां की प्रथम राजधानी थी आगरा। वह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहता था और दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर बसाया था। यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नगर बसाया था यमुना नदी के किनारे पर, और इसी को बाद में दिल्ली के नाम से भी जाना गया। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा शिकोह। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दारा शिकोह था ये। दारा शिकोह के बारे में और क्या पूछा जाता है? दारा शिकोह के बारे में और पूछा जाता है कि दारा शिकोह जो है जो ये बहुत सारे ग्रंथों का विद्वान था, बहुत सारे ग्रंथों के बारे में जानकारी रखता था। वेद एवं पुराणों के बारे में भी ये विशेष जानकारी रखता था। वेद एवं पुराण, हिंदुओं के जो ग्रंथ थे उनके बारे में विशेष जानकारी रखता था। इसका जो दूसरा पुत्र था जो बहुत खतरनाक था, उसका नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब ने शाहजहां चाहता था इसको राजा बनाना, परंतु औरंगजेब ने इसे मार दिया और औरंगजेब स्वयं राजा बन गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाहजहां था, शाहजहां के पिता का नाम क्या था? शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर। याद रखना है आपको। अगली बात करते हैं, यहाँ से आगे बात करते हैं आगरा की मोती मस्जिद। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से आगे। ये देखिएगा FDI का पूरा नाम क्या है? बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता रहता है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FDI का पूरा नाम क्या है? अंग्रेजी में इसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई उनमें 1-2 परीक्षाओं में और पूछा गया था। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका नाम है हिंदी में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना पैसा लगाती है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना पैसा लगाती है या कोई विदेशी संस्था भारत में अपना पैसा लगाती है, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उम्मीद है आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में पैसा लगाया जाना। पैसा लगाने को, किसी व्यवसाय में पैसा लगाने को निवेश करना कहते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश का मतलब होता है व्यवसाय
व्यवसाय में पैसा लगाना, व्यवसाय में पैसा लगाना, इसका तात्पर्य होता है ऐसी जगह पैसा लगाना जहां से पैसा बढ़कर मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, ऐसी जगह पैसा लगाना उसे कहते हैं निवेश करना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन आ गया, सेबी की स्थापना कब हुई? देखिए सर, सेबी की स्थापना हुई 1988 में, 1988 में। सेबी का नाम क्या है? सेबी का नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 1948 में हुई, लेकिन 1992 में इसे पूरे अधिकार प्राप्त हुए, पूरे अधिकार प्राप्त हुए। दोनों ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, याद रखना है आपको। ये सारे क्वेश्चन सेबी से पूछे जाते हैं। सेबी जो है इस समय शेयर मार्केट की देखरेख करती है, शेयर मार्केट की देखरेख करती है, ठीक है। काम क्या है सेबी का? शेयर मार्केट की देखरेख करना, सिक्योरिटी की देखरेख करना सेबी का काम है। इतना आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद दो बैंकिंग से संबंधित बातें और आ गई हैं। पहली बात है देखिए आईएफएससी का पूरा नाम लिख रहा हूं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आपको ये याद रखना है, ये बैंक का एक कोड होता है। सभी चेक पर बैंक का कोड पड़ा हुआ होता है। बैंक की विविध पहचान होती है। हर बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, जिसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती रहती है। हर चेक पे पड़ा होता है, हर किताब पे पड़ा होता है। आप जाकर देख लीजिएगा, आपकी किताब पर भी पड़ा होगा आईएफएससी। इसके बाद है आरटीजीएस, इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका क्या यूज है? इसका यूज है एक बैंक से अन्य किसी खाते में, मतलब जो बैंक यहाँ पर नहीं है, माना आप ऊर्जा में रहते हैं तो ऊर्जा में आपका खाता है, और अपने खाते से उस बैंक के द्वारा किसी अन्य खाते में बड़ी रकम को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बैंक से अन्य किसी खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफर करना, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीजीएस हो गया। अगला एक क्वेश्चन है, कथकली कहाँ का नृत्य है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता रहता है, आसान सा क्वेश्चन है। कथकली जो है केरल में है। आपको एक क्वेश्चन और याद आ रहा होगा, यदि ऐसा याद आ रहा है तो आप बताइए कि भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमांड कहाँ है? तो इतना मैं बता देता हूँ, भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमांड है केरल में। केरल में कौन सी जगह पर है? भारतीय, तो आप मुझे लिखकर भेजेंगे भारतीय थल सेना की पहले तो बतानी है कितनी कमांड है, भारतीय थल सेना की कितनी कमांड है, फिर आपको बतानी है कि जो भी कमांड है वो कहाँ कहाँ पर है, 2 3, ठीक है, 3 कमांड है, ये कहाँ कहाँ पर है, इनके नाम मुझे लिखकर आप भेजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर लिखकर मुझे भेजिए तुरंत। चलिए ये हो गया। गोवा कब फ्री किया गया था? याद रखना है, भारत, याद रखिए गोवा कब फ्री हुआ था? गोवा 1961 में फ्री हुआ था। अर्थात भारत आजाद कब हुआ था? तो भारत जब आजाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को, लेकिन गोवा तब तक आजाद नहीं हुआ था। गोवा आजाद हुआ था सन 1961 में। तो गोवा पर किसका कब्जा था? तो गोवा पर था पुर्तगालियों का कब्जा, पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा पर, ठीक है। और गोवा अकेला नहीं हुआ था, गोवा के साथ दमन और दीव दोनों को आजाद कराया गया था। दमन और दीव दोनों को आजाद कराया गया था, गोवा को भी आजाद कराया गया था। 1961 में किसके कब्जे में था गोवा? आजादी के बाद भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। कैसे इसे आजाद कराया गया था?
पुलिस कार्यवाही के द्वारा। पुलिस कार्यवाही का मतलब क्या है? पुलिस कार्यवाही के द्वारा मतलब भारत ने इस पर आक्रमण कर दिया था, तब पुर्तगाली भागे थे। इसे जो है आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय भारत ने चलाया था। ऑपरेशन विजय, तो गोवा को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चला गया था भारत के द्वारा। पुलिस कार्रवाई का मतलब आक्रमण कर दिया था भारत ने। गोवा के साथ और कौन आजाद हुआ था? दमन और दीव आजाद हुए थे। ठीक है, कब आजाद हुआ? 1961 में। गोवा, दमन, दीव किसके कब्जे में थे भारत आजाद होने के बाद? पुर्तगालियों के कब्जे में। तो एक ही क्वेश्चन और बन जाता है कि अंग्रेज तो भारत से चले गए थे 1947 में 15 अगस्त को भारत को छोड़कर, परंतु भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विदेशियों के कब्जे में बाद में भी रहे। उनमें था एक गोवा, दमन और दीव। इन दोनों को आजाद कराया गया 1961 में। ऑपरेशन विजय चलाया गया भारतवर्ष के द्वारा 1961 में, और गोवा के साथ साथ दमन दीव भी आजाद कराया गया था। एक और स्थान था जो विदेशियों के कब्जे में था, देखिए लक्षद्वीप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लक्षद्वीप भारत के आजाद होने के बाद भी किसके कब्जे में था? याद रखना है, लक्षद्वीप फ्रांसीसियों के कब्जे में था। फ्रांसीसियों के कब्जे में था। फ्रांसीसी भी भारत में रहे थे, उन्हें भी भारत ने भगाया था। फ्रांसीसी भारत को सौंप कर गए थे लक्षद्वीप को सन 1956 में। तो अभी यहाँ से क्या सीखा आपने ये सीखा कि भारत आजाद होने के बाद भी भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो विदेशियों के कब्जे में रहे। एक पुर्तगाल के कब्जे में रहा, कौन कौन थे? गोवा एवं दमन और दीव। और लक्षद्वीप भी विदेशियों के कब्जे में था। लक्षद्वीप फ्रांसीसियों के कब्जे में था। लक्षद्वीप के साथ साथ कौन कौन आजाद हुए? माहे कराईकल भी आजाद हुए थे। लक्षद्वीप के साथ साथ माहे कराईकल भी आजाद हुए थे। एक और स्थान है लक्षद्वीप का, वह भी आजाद कराया गया था इसी के द्वारा सन 1956 में। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको याद रहना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह स्थान कहाँ पर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद आप लिखकर भेजिए मुझे, जलियांवाला बाग कहाँ पर था। अच्छा, ये क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसलिए था भारत के, क्यों हुआ था? भारत के दो नेता थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये दो नेता थे भारत के, सैफुद्दीन किचलू, ये दो नेता थे। इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए थे। वहां पर सरकार, अंग्रेजी हुकूमत ने मना कर रखा था कि लोग एकत्र ना हो, लेकिन जनरल डायर ने उन पर गोली चलवा दी, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। तो असहयोग आंदोलन की एक शर्त यह भी थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें हुए नरसंहार का मतलब उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए अतिशीघ्र, जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया तथा वहां पे जो लोग मारे गए उनको न्याय मिलना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। तो याद रखना है जलियांवाला बाग, एक यह टॉपिक भी था असहयोग आंदोलन का कि असहयोग आंदोलन हम करेंगे, अन्यथा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को तुरंत सजा दे अंग्रेजी हुकूमत। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ से आगे आते हैं, अब देखते हैं, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से अब देख लेते हैं भारत में सबसे ज्यादा गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज्यादा जो गैंडे हैं असम में पाए जाते हैं, ठीक है, असम में पाए जाते हैं। और असम में कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा गैंडे? सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं असम में, एक जगह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा में भारत में सबसे ज्यादा गैंडे पाए जाते हैं और इसको काजीरंगा को जो है 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था।
1985 में ये विश्व विरासत सूची में है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। जिस स्थान को विश्व विरासत सूची में रख दिया जाता है वह स्थान पर एक देश का नहीं रहता है, उसके प्रति जिम्मेदारी बहुत सारे देशों की हो जाती है। बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं जो उसकी देखरेख करती हैं और वहाँ पे जो पाए जाने वाले प्राणी हैं उनकी भी देखरेख की जाती है। तो काजीरंगा में सबसे ज़्यादा गैंडे पाए जाते हैं। कौन से गैंडे पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में है, आपको याद रखना है। असम से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, ये भी याद रखना है। असम से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। इसके ब्रह्मपुत्र के बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। ऐसी चीज़ें छोटी छोटी आपको याद होनी चाहिए। असम में ही सबसे पहला तेल का कुआं खोदा गया था। यदि आपको मालूम है तो मुझे लिखकर भेजिए। असम में एक ऐसा स्थान जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे कोरिंगा गरान वन कहाँ पर है? उत्तर में लिखा हुआ कोरिंगा गरान। देखिए कोरिंगा गरान, कोरिंगा गरान जो वन है ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ये याद और रखना है आपको। कोरिंगा गरान वन जो है आंध्र प्रदेश में है। तो एक बात का और याद रखना है, जो आंध्र प्रदेश के बारे में कौन कौन सी चीज याद रखनी है। इसका कुछ स्थान जो है आंध्र प्रदेश का कुछ स्थान जो है बंगाल की खाड़ी को छूता है, बंगाल की खाड़ी को छूता है, बंगाल की खाड़ी को छूता है। और जो कोरिंगा गरान वन है यहाँ पर आपको और चीज याद रखना है। कोरिंगा गरान जो जगह है, एक स्थान की राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर यहाँ पर सफेद गिद्ध भी पाए जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सफेद गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पर, सफेद गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पर, याद रखना है। कोरिंगा गरान वन में सफेद रंग के गिद्ध पाए जाते हैं। और जो कोरिंगा गरान वन है, कोरिंगा गरान वन जो है ये प्रसिद्ध है मैंग्रोव वनों के लिए। भारत में मैंग्रोव वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, इनका उपयोग क्या है मैंग्रोव वनों का, और भारत में कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसकी परीक्षा हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ से हमारा टॉपिक शिफ्ट हो चुका है, बंगाल की खाड़ी हो चुका है। यहाँ पर सफ़ेद गिद्ध पाए जाते हैं कोरिंगा गरान में, यहाँ पर सफ़ेद गिद्ध पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैंग्रोव क्या होते हैं। देखिए मैंग्रोव वन अब हमारा टॉपिक है और मैंग्रोव वन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए ऐसी झाड़ियां एवं वृक्ष, याद रखना है, झाड़ियां, ऐसी झाड़ियां एवं वृक्ष जो खारे पानी में पाए जाते हैं और खारे पानी या खारे एवं मीठे पानी में पाए जाते हैं। असल में यह भी कई बार सवाल आया है, परंतु ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सही बात है, खारा पानी का और मीठे पानी के मिश्रण में पाए जाते हैं ऐसे वन और झाड़ियां जिनको कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई नदी समुद्र में प्रवेश कर रही होती है, समुद्र में प्रवेश कर रही होती है, समुद्र में प्रवेश कर रही होती है, वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आपको ऐसा भी याद रखना है, तभी तो मीठा और खारा पानी बनेगा। भाई नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, तो कुछ समुद्र के पानी में जब नदी गिरती है तो वहाँ पे मीठा पानी और खारे पानी का मिश्रण बन जाता है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वनों का उपयोग क्या है? मैंग्रोव वनों का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो ये है, समुद्र की लहरों से मैंग्रोव वन धरती को बचाते हैं, जो भूमि है उसकी रक्षा करते हैं। तो पानी से, तूफान से, पानी का जो तूफान होगा उससे धरती की रक्षा करते हैं मैंग्रोव वन, धरती की रक्षा करते हैं मैंग्रोव वन, उसे रखाते हैं मैंग्रोव वन। और क्या है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है 25 डिग्री उत्तर एवं 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं, याद रखना है आपको, दक्षिण अक्षांश। ये अब ग्लोब की बात हो गई है, परंतु भूमध्य रेखा के 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण में मैंग्रोव वनों का विस्तार होता है। ठीक है, ये और कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं, याद रखना है, उष्ण कटिबंध,
उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंध, ये ऐसे छोटे छोटे चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है? जहां पे गर्मी पड़ती रहती है, बारिश अधिक होती है, मौसम वहां पे ठंड नहीं पड़ती है, ऐसे स्थानों को उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जहां पर थोड़ी सी ठंड पड़ती है, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है, मतलब मौसम इतना गर्म नहीं रहता है जितना कि उष्ण कटिबंध में रहता है, उसे उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव स्थान जो है वो सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा 2 नदियों के द्वारा बनाया गया है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बनाया गया है। उसका कुछ हिस्सा भारत में है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन ऐसा भी आता है सुंदरवन के डेल्टा का कौन सा स्थान भारत में, तो आपको याद रखना है सुंदरवन के डेल्टा का जो 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 पश्चिमी भाग है वो भारत में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है सुंदरवन के डेल्टा में। मैं आपको बता देता हूँ, जो 25 डिग्री वाला क्षेत्र है उसको कैसे दर्शाएंगे आप मैप में, आपको समझ आ जाना चाहिए। ये तो है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर दिशा में 25 डिग्री अक्षांश, 25 डिग्री उत्तर, और इसके दक्षिण में भी 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है। ओके, मौसम हमेशा गर्म रहता है, बारिश ज़्यादा रहती है। इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां और मैंग्रोव वन। यही मैंने कहा था, विषुवत रेखा के 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण की तरफ ये क्षेत्र दिया गया। पूरे विश्व में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए यहाँ से आगे करते हैं। देखिए यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे दिया गया है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, याद रखना है आपको, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक चीज और बतानी है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए सतपुड़ा एक रेंज है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ी जो है ताप्ती नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में है। तो आपको याद होगा ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है, नर्मदा नदी भी पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये भी जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और जो सतपुड़ा की रेंज जो सतपुड़ा की रेंज है, यह भी पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो है विस्तार है। ये इतना आपको याद रखना है। यहीं पर है एक पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा के पास में है पंचमढ़ी, ये भी आपको याद रखना है। पंचमढ़ी भी एमपी में है, पंचमढ़ी एक अभ्यारण्य भी है। एक और चीज याद रखनी है, जो सतपुड़ा रेंज है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा जो रेंज है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखना है। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा रेंज, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकाल पर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ी। ये और याद रखना है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, धूपगढ़ी। और याद रखना है नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल पर्वत से निकलती है। ओके, सोन नदी भी सतपुड़ा पहाड़ी के मैकाल रेंज है। सतपुड़ा रेंज जो है सतपुड़ा पहाड़ी की एक मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज। इस मैकाल रेंज से ही तो निकलती है नर्मदा, और यहीं से निकलती है सोन नदी। देखो कितनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई, वही हम बात कर रहे थे। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से दृष्टि वैषम्य का इलाज किस लेंस से किया जाता है? याद रखना है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का मतलब होता है, दृष्टि वैषम्य से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका जो कॉर्निया है, कॉर्निया अनियमित हो जाती है। दृष्टि वैषम्य में जो कॉर्निया है उसका आकार अनियमित हो जाता है और व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर देखने में या क्षैतिज देखने में समस्या हो जाती है। कौन सा देखने में? ऊर्ध्वाधर देखने में या क्षैतिज देखने में समस्या हो जाती है, और उसके इलाज में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा आप लिख लेंगे, हमारा लग गया डस्टर। अगली देखते हैं, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देख लीजिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और आपको ये और जानना है कि एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है?
एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है। चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? चाय और कॉफी में पाई जाती है कैफीन। और याद समझ लेना कैफीन और कहाँ पाई जाती है? कैफीन पाई जाती है शीतल पेय में, कोल्ड ड्रिंक में, शीतल पेय में कैफीन पाई जाती है, और ऊर्जा पेय में, जो आजकल ऊर्जा देने वाली जो ड्रिंक्स आती हैं उनमें भी कैफीन होती है। अगली बात समझ लेते हैं, उनमें भी कैफीन पाई जाती है। ठीक है। कॉफी में कैफीन होती है तथा चाय में भी कैफीन होती है। देखिए आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये रहा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है इसका नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है? याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर को CaOH का ट्वाइस और Cl2 क्लोरीन पर गुजारा जाता है। ये बुझा चूना कहते हैं, इसे कहते हैं बुझा चूना। ये और याद रखना है, बुझा चूना को गुजारा जाता है क्लोरीन गैस के ऊपर होके। क्लोरीन गैस के ऊपर होके जब बुझे चूने को गुजारा जाता है तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। याद रखना, बेवकूफी के क्वेश्चन नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस SI में, कांस्टेबल में भी आया हुआ है कि किसकी मदद से किस गैस का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा प्रसिद्ध है। और ब्लीच तो सब लोग कराते हैं चेहरा साफ करने के लिए। अगली बात देखिए, छोड़ी गई सांस में CO2 कितना होता है? जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो छोड़ी गई सांस में 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखना है। रोजेसिया रोग है, ये किसको प्रभावित करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है, समझ लेना है आपको। रोजेसिया रोग त्वचा को प्रभावित करता है। और ये क्या होता है? मुहासों का बिगड़ा हुआ रूप। किसी व्यक्ति का चेहरा खराब हो जाता है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं जिन्हें मुहासे कहते हैं। मुहासों के बिगड़े हुए रूप को रोजेसिया कहते हैं। वो एक इन्फेक्शन के कारण होता है। पित्तरस, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं। पित्तरस कहाँ से निकलता है? देखिए पित्तरस यकृत से निकलता है। अब देख लेते हैं पित्तरस के बारे में, थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है। पित्तरस क्या होता है? देखिए पित्तरस का जो pH मान है वो होता है 7.5 से 8.5। तो अर्थात ये कैसा हुआ? फिर तो ये क्षारीय हुआ, याद रखना है, ये क्षारीय हुआ। क्या ये भोजन को पचाता है? याद रखना है पचाने में मदद नहीं करता, पचाने में मदद नहीं करता है, ये पचाने में मदद नहीं करता बिल्कुल भी। क्या इसमें कोई पाचक एंजाइम होता है? याद रखना है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, पाचक एंजाइम नहीं होता। ये तो ये क्षारीय होता है। बोलो फिर ये भोजन को कैसा बना देगा? जिस भी चीज में मिलेगा उसको क्या करेगा? ये क्षारीयता बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या बढ़ाता है? ये बढ़ाता है क्षारीयता को बढ़ावा देता है, क्षारीयता को बढ़ावा देता है। पित्तरस बनता कहाँ पर है? पित्तरस यकृत में बनता है। इसका जो निर्माण होता है वो यकृत में बनता है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। मगध कहाँ पर है? देखिए मगध, क्वेश्चन नंबर 12, मगध मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी मगध में। मगध को जो है वर्तमान बिहार में है, पटना के पास है बिहार में। जो मगध है वर्तमान पटना के पास है बिहार में। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। बस इतना ही बहुत है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा बोर्ड पर लिखा हुआ है। मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृत्रद। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, SSC GD में, लेखपाल में, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृत्रद। तो वृत्रद की जो हत्या है किसने की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वृत्रद की जो हत्या है वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में, ईसा पूर्व। याद रखना है 185 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मगध वंश खत्म कब हुआ था? मगध वंश खत्म हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध वंश का अंतिम राजा कौन था? वृत्रद था अंतिम राजा।
इसको किसने मारा था? इसको मारा था इसकी सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने कौन से वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। और ये इतिहास में प्रथम ब्राह्मण राजा माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्राह्मण साम्राज्य जो स्थापित हुए थे उनमें प्रथम राजा कौन था? ब्राह्मण साम्राज्य में प्रथम राजा पुष्यमित्र शुंग था और प्रथम वंश था शुंग वंश। अंतिम है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो बड़ा प्रसिद्ध है, ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी 2-3 बार पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? याद रखना है इसका संबंध है जैन धर्म से। अब जैन धर्म के बारे में समझ लीजिए। जैन अभी पहले देख लीजिए श्वेतांबर तो वो थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, और पीतांबर श्वेतांबर, और दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो थे जो नग्न रहते थे। तो ठीक है, ये सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे ये, और ये नग्न रहते थे। 2 वंशों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था जैन धर्म बाद में। तो जो श्वेतांबर है इसका जो गुरु था, श्वेतांबर का गुरु का नाम था स्थूलभद्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर की स्थापना की थी और भद्रबाहु ने दिगंबर पंथ की स्थापना की थी। भद्रबाहु, ये दोनों ही विद्वान जो है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये दोनों ही विद्वान जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। अब अगली चीज रह गई, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। ठीक है, तो प्राचीन रूप से ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तो थोड़ी सी चीजें महावीर स्वामी के बारे में समझ लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है, महावीर स्वामी जिनका की संबंध हो गया सीधा। महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और जो है, और क्या जानना है इनके बारे में? इनके संघ का नाम था वज्जी। इनका संघ जो था, इनका संघ था वज्जी। और इनका कुल था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञात्रक। इनके कुल का नाम जो था क्या था? ज्ञात्रक। देखो, संघ का नाम था वज्जी, कुल का नाम था ज्ञात्रक। इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में, इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर थे ये। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर। इनके बाद कोई तीर्थंकर इस वंश का नहीं हुआ। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसी के बारे में समझना है, इतना ही समझना है। और देखिएगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो खूब ठीक से समझ में आ रही होगी और आप इसके नोट्स बनाना। तो ये केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको समझने के लिए। और क्या समझ सकते हैं? इनकी माँ का नाम त्रिशला था। इनकी माँ जो थी उनका नाम क्या था? इनकी माँ का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? यशोदा था, यात्रक हो गया, संघ हो गया। ओके, इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ? याद रखना है, इनको ज्ञान साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, साल का वृक्ष। ठीक है, और उधर जो महात्मा बुद्ध थे उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा नाम है दिनेश गौतम, मैं वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ विजेताओं। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। आप भी इस वीडियो को इसी तरीके से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसके नोट्स बनाइए और इसे याद करिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।